After the refreshments, we are back to the session. ये सेशन है फिशरी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड सेशन है. इट इज़ रिलेटेड टू फिशरीज, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, इट्स डेटा कलेक्शन and processing and estimation, its role in estimation of GDP, and this will be delivered by Mrs. Malvika Ghoshal, Additional Director of DES. I will invite ma'am on the dais. Ma'am, please ऊपर आ जाइए. And we have with us Mr. Ashish Kumar, resource person for UP's economy. In fact, we should say. आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है. मेरा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी के अंतर्गत आने वाला फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और सेरिकल्चर भी है इसमें, और शुगर केन भी है. अच्छा, आज जो लोग हैं वो कल के लोग नहीं हैं क्या? नए लोग भी हैं, है ना? ठीक है. तो एक जनरल व्यू हम GSDP का, इसका अर्थ हमें देना चाहिए, उसके साथ शुरू करते हैं. तो GVA का कल जो लोग थे उनको पता ही है कि स्टेट की बाउंड्रीज के अंतर्गत जितना हमारा वैल्यू ऐड होता है उसी को हम GSDP में काउंट करते हैं. उसी को हम एक साल के अंदर स्टेट की बाउंड्रीज के अंतर्गत जितना हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो सर्विसेज होती हैं और जो प्रोडक्शन होता है उसका वैल्यू एडिशन ही हमारा GVA होता है. GVA के बाद एक टर्म आता है NVA. अच्छा, इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं और उनके सब सेक्टर्स हैं. 3 सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कहलाते हैं, और उनके जो सब सेक्टर्स हैं, हमारा जो विषय है वो प्राइमरी से रिलेटेड है. खाली रूरल डेवलपमेंट का एक टॉपिक है, वो अलग से बताएंगे. प्राइमरी के अंतर्गत ही फॉरेस्ट्री भी आता है, फिशरी भी आता है, माइनिंग भी आता है. इसके बाद GVA और GDP का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता के आगे बढ़ते हैं. GVA, GDP, GVO और NVA. GVO क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसमें प्रोडक्शन इनटू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है. ये जनरल टर्म बताने के बाद हम एक एक सेक्टर में आते हैं. GVA क्या है? GVA में इनपुट को जब घटा देंगे तो सेक्टर वाइज निकालते हैं. उसमें जब इनपुट कॉस्ट घटाएंगे आउटपुट में से तो GVA आएगा. GDP में क्या होता है? सारे सेक्टर्स का जब हम जोड़ लेंगे फिर हम GDP निकालते हैं. तो अभी जो हम लोग का टॉपिक है, जोड़ के फिर प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ेंगे, माइनस प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ेंगे और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटाएंगे तो ये GDP होता है. और एक कॉन्सेप्ट है NVA का. NVA में हम GVA में से CFC घटाते हैं तो NVA आता है. अब हम अपने सेक्टर्स फॉरेस्ट्री, तो हमारे टॉपिक के अंतर्गत शुगर केन है, सेरिकल्चर है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग है और रूरल डेवलपमेंट है. तो शुगर केन जो है एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है. शुगर केन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अभी जो हमने ये वैल्यू ऑफ आउटपुट की गणना हम शुगर केन की करते हैं. शुगर केन का ये आपको शो हो रहा है डेटा, जिसमें जो है शुगर केन का परसेंटेज पूरे ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट पे. अभी हमने ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात की, तो क्रॉप सेक्टर का जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें केवल 20.5% उसका पार्ट है. ये डेटा हमें केन कमिश्नर का डेटा लेते हैं. अगर शुगर केन ऑफिस से, केन कमिश्नर ऑफिस से कोई हो तो उसमें हमें है. अच्छा, तो उसमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज DDP भी बनाते हैं. जैसे GSDP बनाते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज का हो गया तो GSDP हो गया, DDP में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाते हैं. तो पहले जब हम लास्ट ईयर तक जब हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डेटा लेते थे
तब हमें सारे 75 डिस्ट्रिक्ट्स का प्रोडक्शन मिलता था, पर केन कमिश्नर से जो हमें प्रोडक्शन मिल रहा है वो केवल उन 45 जिलों का मिल रहा है जिससे जो है वो फैक्ट्रीज के आसपास जहाँ शुगर फैक्ट्रीज हैं वो जो एरिया से लेता है, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से लेते हैं उन्हीं का प्रोडक्शन हमें मिल पा रहा है। तो हम लोगों को कोशिश आपको ये करनी होगी कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स का हमें मिले, वो चाहे एग्रीकल्चर करेंगे, एग्रीकल्चर का वो पार्ट जोड़ना पड़ेगा। ये है और ये है हमारा अच्छा प्राइस भी हम केन कमिश्नर की प्राइस लेते हैं शुगर फैक्ट्रीज की जो आप हमें देते हैं, पर हमारा शुगर केन दो तरीके से यूज होता है, एक गुड़ बनाने के लिए और बाकी एज सच। तो गुड़ के लिए जो प्रयोग होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसके उतना पार्ट हम हटाते हैं, हटाने के बाद उसका प्राइस हम अलग एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाले गुड़ के प्राइस, गुड़ का जितना पोर्शन है उसको निकाल के उतने में हम गुड़ के प्राइस लगाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वो गुड़ है जो किसान बनाता है, अदरवाइज वो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी होगी, खाली उतना पार्ट बहुत पुराने सर्वे रिजल्ट्स पे आधारित है ये। इसके बाद आता है हमारा ये एरिया, इसमें शो कर रहा है कितना लाख मीट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन है और कितना एरिया है, कितना हमारी प्रोडक्टिविटी है। ये प्राइस की जो बात हम कर रहे थे वो ये प्राइस आपका गुड़ के अलावा जो बचा पार्ट उसमें ये प्राइस हम लगाते हैं शुगर केन के लिए। और बाकी आपका एग्रीकल्चर के पार्ट में सारा ये एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है, प्रोडक्शन अप्रोच है एग्रीकल्चर में, प्राइमरी के सारे में प्रोडक्शन अप्रोच है और ये शुगर केन उसी का पार्ट है, जो कि हमारे इसमें ये अलग से था इसलिए ये शुगर केन। और ये एक मैप है 2015 का, इसके आगे का यही हमको लेटेस्ट मिला, तो इसमें जो है कितना टॉप 10 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत रेशम का उत्पादन जो है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का है, ये प्राइमरी के अंतर्गत ही आता है, प्रोडक्शन अप्रोच है, क्योंकि हमारे टॉपिक में सेरीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री। ये जो है ये आपका एनिमल हस्बेंड्री में ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंतर्गत सिल्क का प्रोडक्शन जो हम सेरीकल्चर डिपार्टमेंट का है वो बहुत ही नगण्य है, वो इस पाई चार्ट के हिसाब से मात्र 0 माने पॉइंट्स में है, इसलिए ये बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हमें स्टेट सेरीकल्चर डिपार्टमेंट से ये डेटा मिलता है, कितना प्रोडक्शन ये 3 तरह का मिलता है, तसर का मिलता है, रीलिंग कोकून्स का मिलता है और एयर का मिलता है। तो वो प्रोडक्शन का डेटा है, लाख केजी में है और ये 21-22 तक का ये डेटा है। प्राइस भी हमें सेरीकल्चर डिपार्टमेंट से ही मिलता है। ये दूसरी स्लाइड है इसकी। इनपुट कॉस्ट जो होते हैं वो एक साथ होते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर में, तो अलग अलग हम लोग इस बात पे सोच सकते हैं कि अलग अलग आइटम्स के अलग अलग अगर इनपुट कॉस्ट होंगे तो शायद वो और बेटर एस्टिमेट हमें देंगे सब सेक्टर। और इसका भी प्रोडक्शन अप्रोच से इसके एस्टिमेशंस होते हैं। 21-22 की फिगर्स है ये, GSVA आप देख रहे हैं 11,674 करोड़ है। कंट्रीब्यूशन इसका पूरे GSDP में मात्र 0.6% था उस ईयर में। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं ये बताया गया कि ये एक तो कॉमर्शियल फिशिंग होती है, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड्स वगैरह में अपने यूज के लिए भी लोग फिशिंग करते हैं, फिशरमैन करते हैं, तो उनका जो पार्ट है वो सबसिस्टेंस फिशिंग के अंतर्गत आता है।
कॉमर्शियल फिशिंग की वैल्यू फिशरी डिपार्टमेंट से मिलती है और प्राइस भी हमें फिशरी डिपार्टमेंट से मिलता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज फिश प्रोडक्शन भी हमें फिशरी डिपार्टमेंट से मिलता है। और जैसा कि प्रोडक्शन अप्रोच में प्राइमरी के सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन अप्रोच है, प्रोडक्शन अप्रोच के अंतर्गत प्रोडक्शन इनटू प्राइसेस है। फिजिम शब्द ये है कि इनपुट के अंतर्गत एक आइटम फिजिम का भी है जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज सर्विसेज इनडायरेक्टली मेजर्ड है। ये हमें नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से मिल जाता है। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको हम एनवीए जब हम निकालते हैं तो जीवीए में से हम सीएफसी घटाते हैं, ये प्रदेश स्तर पे नहीं तैयार होता है, हमें एनएसओ ऑफिस से ही मिलता है। इनलैंड फिश जो होता है, जो फिश प्रोडक्शन हमारे यहाँ इनलैंड फिश है, प्रदेश में मेरीन तो है, मेरीन फिश तो है नहीं, तो इनलैंड फिश का प्रोडक्शन फिशरी डिपार्टमेंट से मिला। सब्सिस्टेंस फिश वो फिश जो फिशरमैन अपने प्रयोग के लिए आर्टिफिशियली बनाते होंगे अपने घरेलू यूज वगैरह के लिए, तो उसको जितना प्रोडक्शन ये फिशरी डिपार्टमेंट हमें बताते हैं उसका 12.5% होता है। ये सर्वे स्टडी रिजल्ट है, सीएसओ के द्वारा प्रोवाइडेड है। और एक चीज है, हम लोग जो भी बता रहे हैं ये नेशनल एनएसओ के द्वारा ही, हमारी सारे स्टेट्स की एक ही मेथोडोलॉजी है, सारे स्टेट्स इसी प्रकार से बनाते हैं। तो ये एनएसओ के द्वारा प्रोवाइडेड सब्सिस्टेंस फिश की फिगर हो गई। फिश प्राइसेस हमें फिशरी डिपार्टमेंट से मिला। ये इस तरीके से कुछ वैल्यूज आती हैं हमारे यहाँ फिशरी डिपार्टमेंट से, वो हमने आपको शो किया। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये कैसे हमारा वो कैलकुलेशन शीट है जिसमें जीवीए इंक्लूडिंग फिज्म, फिर फिज्म को माइनस करके जीवीए, फिर सीएफसी जो हमें सीएसओ ने दिया है। सीएसओ हम लोग सीएसओ और एनएसओ एक ही शब्द है, और फिर उसके बाद उसको माइनस करके एनवीए आ गया। और अब इनपुट कॉस्ट दो चीजों में अलग अलग, जो हमें फिशरी डिपार्टमेंट ने दिया वो 10% है, और जो इनपुट जो रेट है, इनपुट का जो रेशियो है वो 10% जितना प्रोडक्शन हुआ उसका मानेंगे, जो हमें फिशरी डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन की वैल्यू दी थी। और जो सब्सिस्टेंस फिशिंग है उसका 1% इनपुट कॉस्ट है। ये रेशियो सीएसओ द्वारा प्रोवाइडेड है। ये आपको जो अभी हमने बताया था वो चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि प्रोडक्शन अप्रोच से है और इसमें क्या चीजें होती हैं। लैंड इनलैंड फिश प्रोडक्शन में हमारा स्टेट 3rd पोजीशन में है। वैसे आगे कहीं आएगा कि लैंड लॉक्ड स्टेट्स में हमारा फिश प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। उन स्टेट्स में अगर हम वो करें, फिर ये है कि हमारा प्रोडक्शन इतने में 2021 में कितना था, मत्स्य संपदा योजना की बात इसमें कही गई है। और देश में 70% है, कंट्री में 15-16 से लेकर 19-20 तक की फिगर में इनलैंड फिश का कंट्रीब्यूशन 70% है। मेजर फिश वैरायटीज जो उत्तर प्रदेश में है वो मेजर कार्प्स, जिसके अंतर्गत रोहू, कतला, मृगेल ये आता है, और माइनर कार्प्स हैं। और यहाँ पे ये एक्टिविटी खाली मार्केटिंग या फ्रेश फिश की होती है। ये फ्रोजन फिश, कैनिंग की एक्टिविटीज हमारे प्रदेश में नहीं है, या फिश को सुखा के बेचना, ये हमारे प्रदेश में ये एक्टिविटीज नहीं होती। अन्य प्रदेशों में वो एक्टिविटीज होती हैं। इसके बाद ये एक चार्ट है जिसमें है कि
कितना ग्रोथ हुआ। फर्स्ट जो रो है वो ग्रोथ शो कर रहा है, जो सेकंड जो ब्रैकेट में है वो ग्रोथ, कितना ग्रोथ हुआ एक ईयर से दूसरे ईयर के बीच में, यानी 15-16 से 16-17 में 25%, 25.2% का ये अपने प्रदेश का प्रोडक्शन, और एवरेज लास्ट कॉलम में इन्हीं का सिंपल एवरेज, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो जीवीए है फिशिंग का, ये नेशनल जीवीए में कितना कंट्रीब्यूट करता है, नेशनल कंट्रीब्यूशन नेशनल की फिशिंग की जीवीए में हमारा प्रदेश कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो देखिए 19-20 में 4.5% ही था। ये स्टेट की जीएसवीए में 0.7% 19-20 में था, 20-21 में आपने देखा, 21-22 में आपने देखा था 6%, 0.6% था। फिर बेस्ट स्टेट कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश है। इनके यहाँ मेरीन फिश भी है और इनलैंड फिश भी है। इसके बाद इनका इस फिशिंग का बेस्ट स्टेट का नेशनल जीवीए में जो कंट्रीब्यूशन है वो आप देखिए 19-20 में 31.7% है। ग्रोथ में कौन कब बेस्ट रहा है, इन अलग अलग ईयर्स में शो किया गया है। 19-20 में आसाम का ग्रोथ परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, और एवरेज जब इन चारों वर्षों का निकाल के देखा गया है तो एवरेज ग्रोथ में भी असम ही ऐसा है जिसका ज़्यादा परसेंटेज आया। फिर लास्ट में कंट्री में कितना फिश प्रोडक्शन होता है वो दिखाया गया, और कितना उसका ग्रोथ है ओवर प्रीवियस ईयर। ये टेबल जो है फिशेस स्टैटिस्टिक्स 2020 की है, ये रिपोर्ट पे आधारित है। इसमें ये शो किया गया है कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना ग्रोथ परसेंटेज है वो शो किया गया है। हमारा प्रदेश येलो से शो हो रहा है। ये इनलैंड फिश प्रोडक्शन की बात है। इसके बाद थॉट्स ये है कि अगर हमको फिश की, क्योंकि वैरायटी वाइज प्राइस हमें नहीं मिलते हैं, तो हमें अगर फिश प्रोडक्शन में वैरायटी वाइज प्रोडक्शन और प्राइस मिले तो निश्चित ही हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड, पहले तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट ही बढ़ जाएगा और ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बढ़ जाएगा। इसी कारण से अगर हम इस समय हमें ऑर्नामेंटल फिश की प्राइसेस, क्योंकि उसका भी प्रोडक्शन और प्राइसेस अगर हमें मिले, हमारे प्रदेश में ऑर्नामेंटल फिश के प्रोडक्शन और प्राइस मिलेंगे तो ये भी इंक्लूड करते हुए ये बढ़ेंगे। और इस समय हम एक प्राइस यूज कर रहे हैं, तो एक प्राइस यूज ना करके अगर हमें वैरायटी वाइज अलग अलग आइटम्स के अलग अलग भाव होते हैं तो उससे हमारा आउटपुट बढ़ेगा और जीवीए बढ़ेगा। फिर इसके बाद ये है कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स में जो ये जो बुक है, इसमें लैंडलॉक्ड स्टेट्स में हमारे प्रदेश का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। एक इसमें इस टेबल में ये प्रॉब्लम है कि हमारा स्टेट अभी भी पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा है, जितना इसका इनलैंड वाटर बॉडीज जितना लाख हेक्टेयर में है वो उसका केवल 49% यानी अप्रोक्सीमेटली आधा ही हम लोग यूज कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश का यूज बहुत ही ज्यादा है, 99% यूज कर रहा है वो अपने वाटर बॉडीज का। माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर भी प्राइमरी का सेक्टर है। माइनिंग क्वेरिंग भी प्रोडक्शन अप्रोच से है। ये डेफिनेशन तो स्पष्ट ही है। अब आता है मेजर मिनरल और माइनर मिनरल की बात।
मेजर मिनरल कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है और माइनर मिनरल कितने, मेजर मिनरल कौन होते हैं, वो है हमें कोल, हमारी वैसे 26 और 73% ये हो गया। इसके बाद हमें ज़्यादातर डेटा जो मेजर मिनरल का है, हमारे प्रदेश में केवल 3 मेजर मिनरल हैं। एक कोल है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, और थर्ड है हमारा लाइमस्टोन। कोल का जो वैल्यू एड और वो पार्ट है, वो पूरा का पूरा हमें सीएसओ से मिल जाता है, सीएसओ। और पेट्रोलियम का भी हमें एनएसओ से मिलता है, लाइमस्टोन का भी हमें एनएसओ से मिलता है। इसमें थोड़ा सा प्राइमरी का ये ऐसा सेक्टर है जिसके जो कोल का हम लोग करते हैं, उसमें ये सीएसओ कैसे करते हैं, 2 तरह का होता है। एक हमारा कोल में ये है कि हमारे प्रदेश में नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड की 3 जगह, केवल सोनभद्र में ही 3 जगह से खनन होता है। उसका वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, और उसका डेटा, उसी का डेटा हम डिस्ट्रिक्ट में जब यूज करते हैं तो सोनभद्र में डाल देते हैं कोल का पूरा डेटा, और भारत सरकार से में मिलता है वो स्टेट का डेटा हो गया। और दूसरे प्रदेशों में अगर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो कंपनियां होती हैं, उनका डेटा भी होता है, हमारे यहाँ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो डेटा होता है उसको सीएसओ ही एनालाइज करता है। उसको एनालाइज करने के बाद उसके 2 पार्ट हो जाए, उस कोल कंट्रोलर जो है स्टेट वाइज फिगर बताते हैं कि कितना प्रोडक्शन कोल का स्टेट वाइज प्राइवेट कंपनीज के द्वारा हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा एनालाइज करते हैं, एमसीए से जो डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती है, जैसा कि हमारे यहाँ है, तो उसका 2 पार्ट सीएसओ कर लेते हैं। एक ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को, और एक होता है सीई जो है वो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज है। एक्चुअली प्रोडक्शन अप्रोच में जो आउटपुट माइनस इनपुट है, जो नेट वैल्यू एडेड है माइनस डिप्रिसिएशन, वो इज इक्वल टू होता है सीई प्लस ओएस। तो सीई से वो क्या करते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज जो होता है उसकी फिगर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, स्टेट के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से, और ऑपरेटिंग सरप्लस को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रॉस ब्लॉक, इसका अर्थ है वैल्यू ऑफ एसेट्स से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे स्टेट में जितने एम्प्लॉइज हैं, हमारे स्टेट में जितनी वैल्यू ऑफ एसेट है नेशनल कोलफील्ड की, उसके आधार पे हमें कोल की फिगर मिल गई। बाकी प्राइवेट में चूंकि हमारे यहाँ नहीं है तो हम उसके विषय में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एक सॉल्ट है जो हमारे यहाँ नहीं है। क्रूड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जो बात है वो हमारे यहाँ, चूंकि ये एक एंटरप्राइज यहाँ से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन एंटरप्राइज अप्रोच है, तो अगर उसका एंटरप्राइज अप्रोच की वजह से अगर उसका हेड ऑफिस है तो उसकी फिगर हमें मिल जाता है, क्योंकि वहाँ हमारे एम्प्लॉइज होते हैं। इस वजह से ये फिगर बहुत कम है। अभी आगे के स्लाइड्स में दिखाया जाएगा कि ये फिगर बहुत कम है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का और लाइमस्टोन का हमारे स्टेट के लिए। बाकी हमारे माइनर मिनरल्स हैं, माइनर मिनरल्स की फिगर्स आगे बताएंगे। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लाइमस्टोन, ये मेजर मिनरल्स हो गए। और फिर इनपुट का डेटा हमें सीधे सीधे, ये जो मेजर मिनरल्स है सीधे सीधे हमें जीवीए मिलता है, माने हमें सीधे हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड की फिगर मिल जाती है।
तीनों चीजों के लिए, कोल के लिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए और लाइमस्टोन के लिए। और बाकी के लिए हमें स्टेट जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ माइनर मिनरल्स देता है। इनपुट के लिए फिर हमें सीएसओ, माइनर मिनरल्स का इनपुट हमें सीएसओ प्रोवाइड करता है। एक साथ पूरे सारे जितने माइनर मिनरल्स हैं उनका इनपुट हमें दे देते हैं। इस तरीके से ग्रॉस वैल्यू एडेड हम निकालते हैं। ये फिगर्स है जो बता रही हैं सैंड, और सैंड का कितना परसेंटेज है। सैंड माइनर मिनरल के अंतर्गत आता है। माइनर मिनरल अदर देन सैंड 43% है और मेजर मिनरल का परसेंटेज 19% है। यहाँ आप देखिए कोल का ही सबसे ज्यादा प्रतिशत है, बाकी जो दो की बात हो रही थी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और लाइमस्टोन बहुत थोड़ा है। अपने ये पाई चार्ट के द्वारा हमारे यहाँ जो माइनर मिनरल्स की फिगर्स आती हैं वो दर्शाई गई हैं। अब सैंड की क्या प्रॉब्लम है कि हमारा स्टेट जो, अगर हम सारे स्टेट्स की सैंड का प्रोडक्शन जो हमें स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट देता है उसको जोड़ें तो बहुत कम आता है, जबकि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो फिगर है वो बहुत एज कंपेयर टू उससे जो रिसर्च से आया उसमें क्या है कि सैंड में ये होता है कि जब हम एक स्टडी है कि कंस्ट्रक्शन में कितना पार्ट, वो कंस्ट्रक्शन का कितना पार्ट, अगर कंस्ट्रक्शन के जो इनपुट मटेरियल्स हैं उनका जो पार्ट होता है वो 7.21% जो है वो मटेरियल इनपुट्स में से इसकी वैल्यू होती है सैंड्स की। तो उस तरीके से जब सीएसओ निकालेंगे तो वो वैल्यू ज्यादा आती है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि हमारा जो माइनिंग डिपार्टमेंट जो फिगर देता है और उस तरीके से जो निकालने से जो फिगर आती है उसको, यानी नेशनल लेवल की टोटल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ जितना इन्होंने प्रोडक्शन बताया है स्टेट के माइनिंग डिपार्टमेंट में। पढ़ने भी नहीं आ रहा। ये शो कर रहा है जो हमारे स्टेट के माइनिंग डिपार्टमेंट ने जो फिगर बताई है और जो भारत सरकार से डिस्ट्रीब्यूट होके हमें मिली है, देखिए हमेशा ज्यादा है। इसके बाद उसी तरह की फिगर्स है कि कितना परसेंट हमारा क्या, फर्स्ट कॉलम शो करता है कितना एब्सोल्यूट टर्म में कितनी वैल्यू है प्रदेश की माइनिंग की, और उस जीवीए की कितनी वैल्यू है और कितना उसका लास्ट ईयर से कितना ग्रोथ है। नेक्स्ट रो शो करता है कि हम कितना नेशनल जीवीए में माइनिंग क्वेरिंग सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेशनल जीवीए ऑफ माइनिंग क्वेरिंग में हमारा स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसका नेक्स्ट कॉलम शो करता है कि हम अपने जीएसवीए में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2021 तक, ये हर ईयर वाइज। बेस्ट स्टेट माइनिंग क्वेरिंग के अंतर्गत महाराष्ट्र आ रहा है। हर साल महाराष्ट्र की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये नेशनल जीवीए में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारा तो मात्र 6% आ रहा था, इनका लास्ट 2021 में 18% आ रहा है। फिर ग्रोथ के टर्म में हम अगर देखते हैं तो अलग अलग ईयर्स में अलग अलग स्टेट्स आ रहे हैं और अंत में इंडिया की फिगर्स हैं। और ये फिर उसके नीचे जो है वो परसेंटेज ग्रोथ का शो कर रहा है कि इंडिया की कितनी ग्रोथ रही है माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर में। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग भी प्राइमरी का सेक्टर है और इसका कंट्रीब्यूशन 21-22 का शो कर रहा है। 1.4% फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से हैं, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन से हैं ये शो कर रहा है। ये साल, सागौन, ये सारे चीज़ें हमें मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलता है।
और ट्रीज एक टर्म है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, वो हम लोग आगे देखते हैं। वही प्रोडक्शन अप्रोच है, प्राइस है, प्रोडक्शन इनटू प्राइस हो गया, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसका इनपुट लिया गया और माइनस इनपुट माइनस फिजिम, फिर GAVA माइनस CFC किया गया, ये CSO देता है। ये जो फिगर है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, जिसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे, वो उसका ही पार्ट सबसे ज़्यादा है, 75% है। फ्यूलवुड हमारा 16.5% और फॉडर, कुछ पशु हमारे उसी पर निर्भर रहते हैं, तो फॉडर फॉरेस्ट के फॉडर पे, तो उसका फॉडर का पार्ट 7.6% है और मेजर और माइनर जो बाकी बचे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो बहुत कम है, 0.75 है। इस सेक्टर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बताया गया है कि ये फॉरेस्ट, गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये हैं फॉरेस्ट्री का, फिर फेलिंग एंड रफ कटिंग ऑफ ट्रीज, ये सारी चीजें हैं। आप ये तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। फ्यूलवुड का जो बाकी चीजों का जो प्रोडक्शन ले रहे हैं हम, वो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिल रहा है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल जा रहे हैं। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, वो हमें NSO के माध्यम से हमें ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट की फिगर हर साल मिल जाती है। ये जो सर्वे है, ये जो रिपोर्ट निकलता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, ये हर 2 साल, 1 साल बाद निकलता है, हर 2 साल पे ये रिपोर्ट आती है। फ्यूलवुड का जो डेटा है वो कंजम्पशन अप्रोच, कंजम्पशन मेथड पे आधारित है। ये NSO के सर्वे हुए थे उस पर आधारित है। आगे चलते हैं। कुछ इस तरह का डेटा हमें मिलता है, प्रोडक्शन भी हमें वो डिपार्टमेंट देता है, प्राइस भी हमें स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रहा है। जो हमारे ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट को छोड़ के बाकी चीजों की फिगर मिल रही है। फ्यूलवुड का फिगर हम कंजम्पशन अप्रोच से निकालेंगे, वो आगे है। कैलकुलेशन की कैसे GVO आया, प्रोडक्शन इनटू प्राइस करके GVO आया। इनपुट कॉस्ट इन्होंने बैलेंस शीट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो बैलेंस शीट है, वो बेस ईयर में 3 सालों का बैलेंस शीट एनालाइज करके ये निकाला गया था कि 16.2% इनपुट होता है टोटल आउटपुट का। तो उसी इनपुट को उतना परसेंट इनपुट कॉस्ट माइनस करते हैं, उससे GSVA आता है और फिर फिजिम हमें CSO प्रोवाइड करता है, CFC भी हमें CSO प्रोवाइड करता है सेक्टर वाइज, और उसके बाद ये NSVA की फिगर है। अब यहाँ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो थोड़ा सा है। रिकॉर्डेड प्रोडक्शन जितना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया, उसका 10% अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन टिम्बर के केस में माना, इंडस्ट्रियल वुड के केस में माना जाता है। ये सब सर्वे रिपोर्ट्स हैं और इस बेस ईयर में यही यूज हो रहा है। आपको शायद करंट और ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट जो है उसकी फिगर हमें स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से प्राप्त हो रही है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कराई गई ये सर्वे है, और उससे हमें ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट की फिगर प्राप्त हो रही है। प्राइस को हम उसी रेशियो में बढ़ाते हैं आगे के ईयर्स के लिए, जैसे बीच में जो ईयर नहीं होता है उसका प्राइस हम उसी रेशियो में बढ़ाते हैं जो हमारा रिकॉर्डेड प्रोडक्शन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्राइस मिलती है। फ्यूलवुड के लिए हम क्या करते हैं कि ये 68th राउंड में NSS का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, उसके आधार पे एक व्यक्ति रूरल में कितना कंज्यूम करता है 30 डेज में, ये
ये फिगर मिली, और एक व्यक्ति जो है अर्बन में कितना कंज्यूम करता है लकड़ी बर्न करके, वो पर कैपिटा मिली। और फिर प्रोडक्शन इनटू प्राइस करके और 1.074 जो फिगर है, ये इंडस्ट्रियल और रिलीजियस उसमें भी लकड़ी का यूज होता है, फुलवुड का यूज होता है। उसको ASI के 2011 के सर्वे पे बेस्ड है। इन सर्वेस के आधार पे हम फुलवुड का कंजम्पशन निकालते हैं हर साल का, और ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में जो ये NSS के सर्वे हुए थे, उससे हमें पता है कि फुलवुड का कंजम्पशन लगातार खाना बनाने के लिए कम होता जा रहा है। तो वो ग्रोथ रेट हमारे पास है, वो नेगेटिव है। तो हर साल ये घटता जा रहा है फुलवुड का कंजम्पशन से जब हम निकालेंगे, लेकिन फिर हम खाना बनाने के लिए उसका प्रयोग कम होता है, तो वो उसका ग्रोथ रेट नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम उस ग्रोथ रेट को भी यूज करते हैं, यूज करके हम फुलवुड की वैल्यू निकालते हैं हर साल की। और जब हमारा कितना खाना बनाने के लिए प्रयोग हुआ इनटू हम कर देते हैं 1.074, वो ASI बेस्ड है, कितना इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, उसके आधार पे हमारा टोटल फुलवुड कितना उत्पन्न हुआ वो फिगर आ जाती है। फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की भी वैल्यू हमें मिलती है। इनपुट हमें 16.2% पता ही है, जो हमारा बेस ईयर सर्वे के आधारित पे है। वो हर साल हम 16.2% इनपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट का 16.2% हम इनपुट लेकर के उसको माइनस करते हैं। ये हमारा कुछ है मेजर और माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ये एक पाई चार्ट है। ये डेटा हमारा फिर फॉरेस्ट का कितना उसी प्रकार का है जैसे पिछले टेबल्स में था। कितना एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है GSBA की, फिर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल GBA में ये वैल्यू, तो 6.9 इस फॉरेस्ट्री सेक्टर का जो नेशनल वैल्यू है उसके वो हमारा प्रदेश 6.9 कर रहा है 19-20 में। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू स्टेट GSBA, हमारे स्टेट GSBA में 19-20 में मात्र 1.2% ही इसका कंट्रीब्यूशन था। और बेस्ट वॉल्यूम जिसका है वो महाराष्ट्र का है ज़्यादातर समयों में है। नेशनल GSBA में वो 15% है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग के केस में 19-20 में। और इंडिया की वैल्यूज है ये। इंडिया का ग्रोथ 2.2% था। ये कुछ फॉरेस्ट कवर लिखा हुआ है टॉप 5 स्टेट्स का। तो मध्य प्रदेश का 30%, महाराष्ट्र का 20%, उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का है 61%, छत्तीसगढ़ का भी 44% है। ये जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उनका 1000 हेक्टेयर में कितना कवरेज है और फॉरेस्ट कवर कितना है, जियोग्राफिकल एरिया कितना है और उनका कितना परसेंटेज है। चूंकि रूरल डेवलपमेंट भी हमारा टॉपिक है, तो लोकल बॉडीज का डेटा, रूरल डेवलपमेंट में हमारा लोकल बॉडीज का डेटा हम कलेक्ट करवाते हैं और वो उसके विषय में थोड़ा सा बताते हैं कि किन किन सेक्टर्स में आता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। और इसमें मेनली हमारे स्टेट इनकम एस्टिमेशन में कई जगहों पे लोकल बॉडीज का, ये जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में लोकल बॉडी भी आता है। ये जनरल गवर्नमेंट
के अंतर्गत देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ग्राम पंचायतों का जो डेटा आता है उस पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये लोकल बॉडीज का डेटा हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? टर्शियरी सेक्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर है, उसमें हम वेजेस एंड सैलरीज के रूप में ग्रॉस, ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में इन सेक्टर्स में हम लोकल बॉडीज का, सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ, इनमें लोकल बॉडीज का डेटा हम यूज करते हैं। हम जो है वेजेस एंड सैलरीज के रूप में अलग अलग पार्ट में इन आइटम्स में जो वेजेस, जैसे मान लीजिए सैनिटेशन में जो वर्कर्स लगे उनकी जो वेजेस एंड सैलरी है वो सैनिटेशन सेक्टर में चली जाएगी। जब आपको आगे के दिनों में जब आपके पास आएगा वाटर सप्लाई एक सेक्टर आएगा तो उस सेक्टर में वो चीजें चली जाएंगी। और एक पार्ट हम ग्रॉस फिक्स, हमारे यहाँ जीएसडीपी एस्टिमेशन के अलावा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसका नाम जीएफसीएफ है, उसको भी उसका एस्टिमेशन भी हम अलग से करते हैं। जैसे हम जीएसबी एस्टिमेट करते हैं वैसे ही हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल भी फॉर्मेशन का एस्टिमेशन भी करते हैं और ये लोकल बॉडीज से करते हैं। तो लोकल बॉडीज का डेटा जो रूरल डेवलपमेंट क्योंकि टॉपिक था, तो लोकल बॉडीज का जो रूरल का डेटा आता है उसमें ये डेटा शामिल होता है। तो वो चीज इसलिए दिखा रहे हैं कि वो कहाँ पे यूज होता है। ये कुछ वो पार्ट है। स्टेट इनकम में दो पार्ट बताया ना, एक स्टेट इनकम जिसमें हम लोग जीएसवीए एनएसवीए की जो बातें हो रही हैं और एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसमें जो है इसमें मेनली जीएसवीए में जो लोकल बॉडीज का डेटा आता है वो हमारा वेज एंड सैलरी, हम कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स की वेज एंड सैलरी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सप्लाई जो सेक्टर है उसमें आप नीचे देखिए वाटर सप्लाई और सैनिटेशन। तो वाटर सप्लाई में हम वाटर सप्लाई के वेज एंड सैलरी डालेंगे, सैनिटेशन में हम सैनिटेशन की वेजेस एंड सैलरी, सैनिटेशन सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं लोकल बॉडी उनकी वेजेस एंड सैलरी डालेंगे। जैसे सफाई कर्मी जो ग्राम स्तर पे है उसकी वो सैनिटेशन सेक्टर में चला जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ ग्रामीण में तो और मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन इसमें तो हमें नहीं दिख रहे हैं। जो आते हैं, जो हमारे पास डेटा आता है जनरली उसमें डेटा नहीं होता, बाकी लोकल बॉडीज से मिल जाता है, बाकी अर्बन लोकल बॉडीज में रहता है। और जीएफसीएफ जो हम बनाते हैं वो एक्सपेंडिचर है। वो जीएफसीएफ क्या है? ये एक्सपेंडिचर और ऑन बिल्डिंग्स जो हम लेते हैं, इसमें रोड्स एंड ब्रिजेस, अदर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको लेते हैं। तो इस तरीके ये जो लेते हैं उससे हम जीएफसीएफ बनाते हैं। और वेज एंड सैलरी का पार्ट यूज करके हम स्टेट इनकम के सेक्टर्स में जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन इसमें लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो लोग होंगे उसमें लोकल बॉडी में, अर्बन लोकल बॉडी में जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज में, तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आ जाएगा। ये एक कितनों से हम कलेक्ट करते हैं, नगर निगम कितने हैं, नगर पालिका परिषदों से करते हैं, ऑल जल संस्थान से करते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड से हम डेटा लेते हैं और जिला पंचायत से लेते हैं, नगर पंचायत से सारे नगर पंचायत से लेते हैं। ग्राम पंचायत से हम थोड़े सिलेक्टेड लेते हैं क्योंकि उतने ग्राम पंचायत का हम उसको फिर रेज कर देते हैं। रेज करके हम पूरे जो ये ऑब्लिक करके लिखा हुआ है कि इतने में से 4601 ग्राम पंचायत का डेटा हम कलेक्ट करके हम उसको रेज कर देंगे 57,730 ग्राम पंचायतों पे। फिर वो थोड़ा ग्राम पंचायतों का सिलेक्शन हमने कैसे किया है, तो 10%
मार्जिन ऑफ एरर है हमारा, 90% हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, ये सब उसमें जो है ये यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर लास्ट में हम जब हमारे नंबर हम सिलेक्ट हो गए, जिससे हमने राव सॉफ्ट सैंपल साइज कैलकुलेटर से हमने सैंपल साइज कैलकुलेट किया, जो 4601 आया, उस 4601 ग्राम पंचायतों का चयन हम रैंडम सैम्पलिंग से करते हैं। फिर उसके बाद फिर एक डेटा, ये अनुसूची इन्होंने लिखा है, वो अनुसूची होती है, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं। मेन रूप से यही है कि हमें उसमें कुछ वेजेज एंड सैलरीज का डेटा है। वो जो डेटा आता है वो जो ऊपर बताया गया था उसी हिसाब से सेक्शन जो रूरल टॉपिक है हमारा रूरल डेवलपमेंट वाला, इसमें जो मेन डेटा आता है वो ग्राम पंचायतों का होता है, जो हमने 4600 सिलेक्ट किया था, 4601 विलेजेस को, उनका डेटा होता है। और उनका डेटा मेन रूप से हमें थोड़े थोड़े स्थानों पे ही मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कहाँ मिला हमको, ये बता रहे हैं आपको। एक तो ग्रांट के रूप में हमें मिलता है, केंद्र सरकार द्वारा ग्रांट वाली फिगर जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं उसमें मिलता है, और मनरेगा की फिगर्स होती हैं उसमें, और सर्व शिक्षा अभियान, पीएम आवास योजना, आदर आवास योजना, इस तरह करके वो अनुसूची तो बहुत ब्रॉड है, पर हमें गांव से जो फिगर मिलती है, जो ग्राम पंचायतों की फिगर है, वो हमारी इन्हीं फिगर्स में स्टेट के ग्रांट्स आते हैं, कैपिटल रिसीट्स की फिगर आती है, ग्रामों की सेंट्रल ग्रांट्स की फिगर आती है, स्टेट ग्रांट्स की फिगर आती है, और कुछ फिगर्स इसमें होते हैं जिसमें हमें जो एक्सपेंडिचर हमारा कहाँ पे हुआ, उसमें हमें वेजेज एंड सैलरी के रूप में सफाई कर्मी की सैलरी आती है, इसी तरीके से उसका मानदेय आता है, ग्राम प्रधान का मानदेय वगैरह आता है, और रोजगार सेवक का मानदेय, इस तरीके की फिगर्स होती हैं। और बाकी वो बहुत लेंथी है, पर इसमें जो फिगर्स हमें मिलती हैं रूरल डेवलपमेंट यानी ग्राम पंचायतों की, वो मात्र इतनी ही होती हैं। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहीं पे कैपिटल ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि वो ठेकेदारों के माध्यम से वर्तमान में कार्य हो रहा है, तो वो जो करंट ट्रांसफर करते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो पूंजीगत व्यय होता है, वो कैपिटल ट्रांसफर के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें फिगर्स नहीं होती हैं। लोन्स वगैरह की फिगर हमें नहीं रूरल लोकल बॉडीज में नहीं होती हैं, और कुछ बस इतनी। फिर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस की फिगर होती है। ये रूरल लोकल बॉडीज के विषय में जो कुछ था ये है, सारे हो गए। थैंक्स, आप लोगों को अपने ध्यानपूर्वक सुना। थैंक यू सर।